तो मेरे बेटा पहला टॉपिक है कंडक्शन और इंडक्शन। सपोज वी हैव अ चार्ज बॉडी, अदर इज अनचार्ज बॉडी। यदि आप चाहते हैं कि अनचार्ज बॉडी पर भी चार्ज आ जाए तो आप इनको टच कर दीजिए, चाहे तो सीधे टच कर दो या वायर से टच कर दो। एक बॉडी से चार्ज निकल के दूसरे पर चला जाएगा, एक से निकल के दूसरे पे जाएगा। इसी फिनोमेना को कहते हैं कंडक्शन। इसमें जो पहली चार्ज बॉडी थी वो अपना कुछ चार्ज लूज करेगी और सेकेंड अनचार्ज बॉडी उसी चार्ज को गेन करेगी, यानी टोटल चार्ज उतना ही रहता है। दूसरा मेथड होता है इंडक्शन। मेरे बेटा इंडक्शन मेथड जो है उसमें टच नहीं किया जाता। ये मेरी चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ये चार्ज कंडक्टर है, ये अनचार्ज कंडक्टर है। मैं चाहता हूं अनचार्ज कंडक्टर पर चार्ज आ जाए, वो भी टच किए बगैर। तो उसका तरीका है इन दोनों को पास पास रख दो। ये जो स्फीयर दूर है इसे दूर से उठा करके पास ले आओ। जब आप इसे पास ले आओगे तो एवरी कंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मालूम है ये बात आपको? एवरी कंडक्टर हैज पॉजिटिव चार्ज उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स यहां गैदर हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहां गैदर हो जाएगा। पहले ये अनचार्ज था, अब भी ये अनचार्ज है, क्योंकि एक साइड जितना निगेटिव है दूसरी साइड उतना ही पॉजिटिव है, इसलिए टोटल इन दोनों का सम अब भी 0 है। सिर्फ पोलराइजेशन हो गया, थोड़े इलेक्ट्रॉन यहां से खिसक के यहां आ गए, जहां आ गए वहां निगेटिव चार्ज, जहां से चले गए वहां पॉजिटिव चार्ज। ये तो हुआ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आप इसे अर्थ से कनेक्ट कर दीजिए। तुम्हें मैंने सिखा रखा है बेटा, अर्थ कैन एक्सेप्ट एनी अमाउंट ऑफ चार्ज। तो ये जो सारा चार्ज था यहाँ वाला, ये सारा चार्ज यहां से अर्थ में चला जाएगा। तुम कहोगे निगेटिव क्यों नहीं गया? निगेटिव को पॉजिटिव ने अट्रैक्ट कर रखा है, जाने नहीं दिया। और जो पॉजिटिव था, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल कर रखा है, तो उसको भेज दिया अर्थ में। आई बात समझ में? पॉजिटिव वाला ये निगेटिव क्यों नहीं जा पाया बेटा? और पॉजिटिव वाला क्यों चला गया? रिपेल, उसे रिपेल किया था। दूसरा स्टेप कंप्लीट। तीसरे स्टेप में आप अर्थ के साथ इसका कनेक्शन तोड़ दीजिए, और जब आपने कनेक्शन तोड़ दिया तो क्या अब भी नेट चार्ज ऑन दिस स्फीयर इज 0? नहीं ना? अब आप इसको कहीं भी ले जाओ, अब आप इसको कहीं पर भी ले जाओ, अब इस पर चार्ज रहेगा ही रहेगा। मैं यहां ले आया, इस पर निगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये 3 स्टेज में हुआ। अच्छा, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? ये प्लस चार्ज था, कंडक्शन में फ्लो हो गया, दूसरे पे भी प्लस ही आया। कंडक्शन में टच करना पड़ा, कंडक्शन में पहली बॉडी ने चार्ज लूज किया। इंडक्शन के अंदर इस पे प्लस था तो दूसरे पे माइनस आया। इंडक्शन में 3 स्टेज हुए। पहले स्टेज में अनचार्ज को चार्ज के नजदीक रखा गया, जिससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए और बाकी न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ। फिर अर्थ से जोड़ा गया, जिससे फालतू का चार्ज अर्थ में चला गया, और फिर अर्थ से कनेक्शन हटा दिया और इस तरह से चार्ज आ गया। अब है आज का असली डेरिवेशन, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। ये डेरिवेशन 2 से 3 बार करवाया जाएगा। पहली बार में मैं हमेशा की तरह कहता हूँ थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा गायब होगा, लेकिन जब दोबारा करूंगा तो पूरा आ जाएगा। जरूरत पड़ी तो तीसरी बार ले लेंगे, नहीं तो कम। मेरे बेटा उससे पहले ये बता दो इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रल डीएल का मतलब क्या है? ये बेटा मान लो मेरे पास कोई लाइन है, इस लाइन का छोटा सा एलिमेंट कहलाता है डीएल। ये एलिमेंट भी है डीएल, ये एलिमेंट भी है डीएल। इस तरह से हर छोटे छोटे टुकड़े को कहते हैं डीएल। इंटीग्रल डीएल का मतलब है सारे छोटे छोटे पीसेस का सम। पहला डीएल, दूसरा डीएल, तीसरा डीएल, चौथा डीएल।
डीएल सारे डीएल का सम कर दो तो वो कहलाता है इंटीग्रल डीएल, और इंटीग्रल डीएल होता है एल। ये हो गया एल। अच्छा, क्वेश्चन ये है, क्या आप हमेशा इंटीग्रल डीएल को एल ही बोलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए बेटा आपके पास कोई सर्किल है, मैंने कहा ये पहला डीएल, ये दूसरा, ये तीसरा, सारे डीएल बना दिए। अब मैं बोलूंगा इंटीग्रल डीएल, तो आप सारे डीएल का सम करोगे तो सर्कमफ्रेंस बन जाएगी, और सर्कमफ्रेंस होती है 2πr, तब ये 2πr कहलाएगा। डिफरेंशियल का मतलब होता है तोड़ना, किसी चीज के छोटे छोटे टुकड़े कर देना डिफरेंशियल है। और इंटीग्रल वर्ड बना है इंटीग्रिटी से, जोड़ने से, छोटे छोटे पीसेस को ऐड करके बड़ा बना देना इंटीग्रल। डिफरेंशियल में हम चीजों को ब्रेक करते हैं और इंटीग्रल में उन्हें कंबाइन करते हैं। तो अब डेरिवेशन शुरू हो रहा है। देखिए बेटा, ये मेरे पास है रिंग, इट इज द एक्सिस ऑफ द रिंग, रेडियस ऑफ द रिंग इज a, एक्सिस पर x डिस्टेंस पर बेटा कोई पॉइंट है मेरे पास, और मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चार्ज q इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द एंटायर रिंग, पूरी रिंग पर मिला करके हमने q चार्ज स्प्रेड कर रखा है। तो अब बेटा सारे ध्यान से सुनिए, मेरे पास थी एक रिंग, रिंग को दिया गया था चार्ज q, रिंग की रेडियस थी a, ये लाइन इसकी एक्सिस है। एक्सिस कहलाता है वो लाइन जो सेंटर से पास हो और सरफेस के परपेंडिकुलर हो। यदि सर्किल ऐसा होता तो एक्सिस इसे कहता, क्योंकि सर्किल के सेंटर से जाते हुए और सर्किल के परपेंडिकुलर। लेकिन मैंने बनाया है इस तरह से, ये है सर्किल और सेंटर से जाते हुए परपेंडिकुलर। अब ये सर्किल बोर्ड पे कैसे बनाऊं? तो मैंने ओवल शेप में बना दिया है। इट डजंट मीन कि ये ओवल है, इसका मतलब है ये सर्किल है जिसे मैं एक अलग एंगल से देख रहा हूं, जिसको सब में ज्ञान रहता है। सर्किल है ये। अब मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब निकालूं कैसे? बड़े गौर से सुनना, सारी कलाकारी शुरुआत के 3 स्टेप में होती है। आप चाहे याद करो एक्सियल लाइन वाला डेरिवेशन, या याद करिए इक्वेटोरियल लाइन वाला डेरिवेशन। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, शुरू के 2-3 स्टेप के बाद मैथमेटिक्स होती है कि इसका आपको प्रोपेगेशन होना है। तो शुरू के 2-3 स्टेप में ध्यान। मुझसे कहा कि यहाँ ये रिंग इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। तो आप इसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, इस एलिमेंट को कहूंगा मैं डीएल। इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज है dq, q चार्ज तो पूरी रिंग का है, इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज है dq। ये जो छोटा सा एलिमेंट है वो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है de। d का मतलब है वेरी स्मॉल। तुम कहोगे ये क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा dq dl। ये पूरा रिंग है, रिंग के ऊपर चार्ज q, रिंग के ऊपर स्मॉल एलिमेंट dl, स्मॉल एलिमेंट dl के ऊपर चार्ज dq, बड़ी रिंग पर पूरा चार्ज, छोटे से एलिमेंट पर छोटा सा चार्ज, तो dl पर dq चार्ज। अब बेटा मैंने यहाँ +1 कूलम रख दिया, +1 कूलम पर लगने वाले फोर्स को फील्ड कहते हैं। तो मेरा dq इस 1 कूलम को रिपेल कर रहा है, मेरा dq 1 कूलम को रिपेल कर रहा है। और क्योंकि dq 1 कूलम को रिपेल कर रहा है तो बहुत छोटा सा फोर्स लगाएगा। बड़ा चार्ज होता तो 1 कूलम पे ज्यादा फोर्स लगाता, छोटा चार्ज है तो 1 कूलम पर कम फोर्स लगाएगा, तो 1 कूलम पर बहुत ही कम फोर्स लगाएगा। इसलिए इस छोटे से फोर्स को de कहा गया है। मैं कहूँ m क्या है, मास, dm क्या है, बहुत स्मॉल मास, l क्या है, लेंथ, dl क्या है, वेरी स्मॉल लेंथ। तो जब कोई चीज वेरी स्मॉल हो जाती है तो d लगा देते हैं। तो E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, d क्या है, वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक। यहां तक कोई दोबारा पूछना चाहे कोई पॉइंट तो पूछ सकता है। अब d ये डिस्टेंस है r। अब मैं de का फॉर्मूला लिख रहा हूं। मेरे बेटा dq ने 1 कूलम को रिपेल
DQ ने 1 कूलम पर कितना फोर्स लगाया? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। DQ ने फोर्स लगाया 1 के ऊपर और दोनों की डिस्टेंस थी r। 1 लिखो ना लिखो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो DE का फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन r स्क्वायर। अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हें से जो वहां जाते हैं सदर में पढ़ने, लेट तो नहीं होते? कल मेरी बात हुई थी उनसे, वो कह रहे थे 5 मिनट के 6-7 मिनट के बाद शुरू करता हुआ ज्यादा 5-7 मिनट में पहुंच जाते, मतलब ज्यादा जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ नुकसान किसी भी सब्जेक्ट का ना हो। जो गौरव जी है यहाँ पढ़ते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो 2 मिनट में यहाँ से निकले चाहे बाय हो गए बैंक से पहुँच गए। असली अब प्रॉब्लम आप लोगों की देखनी होती है। तो मेरे पास ये आ गया DE। अब DE का फॉर्मूला तो मिल गया, किसने फोर्स लगाया? DQ ने। किस पर फोर्स लगाया? 1 पर, और फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन r स्क्वायर। अब DQ ये हमारे पास DQ की वैल्यू निकालनी है। पूरी रिंग की लेंथ थी 2 पाई a, जिसके ऊपर चार्ज था Q। पूरी रिंग की लेंथ यानी सरकमफ्रेंस था 2 पाई a, जिस पर चार्ज था Q। तो यूनिट लेंथ पर चार्ज होगा Q अपॉन 2 पाई a। तो DL लेंथ पर चार्ज होगा Q अपॉन 2 पाई a इंटू DL। ये है DL लेंथ का चार्ज। लेकिन मेरे बेटा मैंने तो DL लेंथ के चार्ज को DQ बोला हुआ है, तो यही है DQ। पूरी सर्किल की लेंथ क्या थी? 2 पाई a। पूरे सर्किल पर चार्ज था Q, तो 2 पाई a लेंथ पर चार्ज Q, 1 लेंथ पर चार्ज Q अपॉन 2 पाई a, DL लेंथ पर चार्ज Q अपॉन 2 पाई a मल्टीप्लाइड विद DL। तो ये आ गया DL लेंथ का चार्ज, तो ये Q अपॉन 2 पाई a इंटू DL। ये है DL लेंथ का चार्ज, और DL लेंथ के चार्ज को भी DQ कहते हैं। तो मैं वैल्यू रख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब DQ नहीं लिखूंगा, Q अपॉन 2 पाई a इंटू DL, और डिनोमिनेटर में एक r स्क्वायर था उसे यहाँ लिख देता हूँ जैसे हम रह गई डिनोमिनेटर में ही। ये बन गया मेरे पास DE का फॉर्मूला। अब आगे मेरे पास इस एलिमेंट ने 1 कूलम पर फोर्स लगाया DE। यहाँ भी तो कोई ना कोई एलिमेंट होगा। ये DL है, ये भी DL है, इसका चार्ज DQ है, इसका भी चार्ज DQ है। ये DQ चार्ज इस 1 कूलम को रिपेल करता है विद द फोर्स DE। ये एंगल थीटा थीटा। दरअसल बेटा ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। यदि आप बेटा इस ट्रायंगल पर नजर डालें और इस ट्रायंगल पर नजर डालें तो इसमें 90 डिग्री का एंगल है, ये कॉमन है, ये दोनों रेडियस है, तो ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये कॉमन ऐसे इसके कारण कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो बेटा ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और इसका वर्टिकल अपोजिट ये है और इसका वर्टिकल अपोजिट ये है, तो ये इक्वल है। अच्छा बेटा ये दोनों तो फील्ड इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अब कंपोनेंट करते ही आंसर आ जाएगा, जिसे कहते हैं ना असली काम अब निपट लिया। डी के 2 कंपोनेंट हो, इस डी का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा डी कॉस थीटा, और ऊपर आएगा डी साइन थीटा। नीचे वाले का भी कंपोनेंट होगा डी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट होगा डी साइन थीटा। अब तो खुद बता दो कौन से कंपोनेंट कट गए? डी साइन थीटा वाले कट गए, और कौन से कंपोनेंट्स ऐड हो गए? तो ये दोनों कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो नेट फील्ड जो बनेगा वो बनेगा, बोलो कितना? एक मिनट, कौन कौन से ऐड कट गए? कौन कौन से ऐड हो गए? तो टोटल फील्ड कितना हो गया? एक बार फिर से सोच के बोलो कितना हो गया टोटल फील्ड? लेकिन बेटा एक बात बताओ, सही बोल रहे हो लेकिन गलत है। इस एलिमेंट के फील्ड का कंपोनेंट डी कॉस थीटा, इस एलिमेंट के फील्ड का कंपोनेंट भी डी कॉस थीटा, लेकिन एलिमेंट तो और भी हैं, उनके कंपोनेंट कहाँ गए? तो हमें कुछ करना पड़ेगा।
उसी के लिए अब आपको बोर्ड से बाहर समझना पड़ेगा 3 डायमेंशनल में। अब आप समझेंगे, ये है रिंग, विजुलाइज करो, ये मेरे पास एक रिंग है। अब मोबाइल में दिक्कत आएगी तो वीडियो देखेगा, क्योंकि आपको 3D दिख रहा है, मोबाइल में नहीं दिख रहा। कोशिश करो बेटा पकड़ने की। ये है एक रिंग और ये रही एक्सेस। ऊपर वाले एलिमेंट का फील्ड नीचे, नीचे वाले एलिमेंट का फील्ड ऊपर। ये बन गया डी और डी। डी के कंपोनेंट हुए डी कॉस, डी साइन। नीचे वाले डी के कंपोनेंट हुए डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा। डी साइन थीटा कट गए, डी कॉस थीटा 2 बच गए। 2 एलिमेंट थे इसलिए 2 डी कॉस थीटा बच गए। फिर से सर्किल देखिए, आमने सामने के एलिमेंट लेने हैं, लेकिन अब की बार मैं एक एलिमेंट यहां लूंगा और दूसरा एलिमेंट यहां वाला लूंगा। आमने सामने पॉइंट यहां है, इस वाले एलिमेंट का फील्ड इधर जा रहा है, इस वाले एलिमेंट का फील्ड इधर जा रहा है। तो ये इस तरह से हो गए 2 फील्ड। अब इसके भी कंपोनेंट करो, डी कॉस डी साइन। इस वाले के कंपोनेंट करो, डी कॉस डी साइन। कौन से फिर कट गए? कौन से ऐड हो गए? तो ये जो 2 फील्ड थे उनके 2 डी कॉस थीटा, ये फील्ड थे उनके 2 डी कॉस थीटा। बेटा 2 पॉइंट यहां भी होंगे, 2 पॉइंट यहां भी होंगे। आप ये समझ लो 2 एलिमेंट है तो 2d cos थीटा, 4 एलिमेंट है तो 4d cos थीटा, 10 एलिमेंट है तो 10d cos थीटा। यहां तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो इंटीग्रल d cos थीटा, सारे d cos थीटा का सम। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम। तो आप ना 2 लिखेंगे, ना 4 लिखेंगे, ना 6 लिखेंगे, आप लिखेंगे इंटीग्रल डी कॉस थीटा। तो नेट फील्ड होगा इंटीग्रल डी कॉस थीटा। अब है टाइम एक क्विक रिकैप का, फिर मैथमेटिक्स तो चलाएगी बात। एक पेज और खाली छोड़ दिया या भाई, अब की बार आप लोग बता देना जितना समझ में आ गया। यदि दिक्कत हो तो फिर मैं देखूं। ये रहा बेटा मेरा रिंग, है बेटा। ये रिंग, ये हो गई इसकी रेडियस। रेडियस के बाद ये है एक्सेस, ये कोई पॉइंट यहां पे रख दिया 1 कूलम। ये है डीएल, इसका चार्ज है dq, इसने फील्ड बनाया dE। आमने सामने के लेते हैं, इधर भी कोई एलिमेंट है dl, इसका चार्ज हो गया dq, इसने भी फील्ड बनाया dE। तो मेरे बेटा d के कंपोनेंट d cos थीटा, d sin थीटा, इसके कंपोनेंट d cos थीटा, d sin थीटा। d sin थीटा कट गए, d cos थीटा जुड़ गए। तो नेट फील्ड जो रहेगा, क्योंकि 2 नहीं है बहुत सारे हैं, तो इंटीग्रल डी कॉस थीटा। अच्छा, डी का फॉर्मूला, डी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये बताओ, डी जो है वो डी क्यू का बनाया हुआ फील्ड है या पूरे चार्ज का? तो ये रहेगा बेटा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू पूरे रिंग की सरकमफ्रेंस थी 2 पाई है, जिसका चार्ज था क्यू। तो यदि 2 पाई ए लेंथ का चार्ज है q, तो यूनिट लेंथ का चार्ज है 2 पाई ए, और dl लेंथ का चार्ज है q अपॉन 2 पाई ए इंटू dl। और मेरे बेटा जो dl लेंथ का चार्ज है वही तो dq है, तो यही dq है। तो dq की वैल्यू रखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन 2 पाई ए। ठीक है बेटा, q अपॉन 2 पाई ए इंटू dl, और नीचे है आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल, डीएल पर है क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल, और ये आता है। जिसको समझ में आ गया तो रहता है। कोई प्रॉब्लम अभी तक? तो बस अब तो मैथमेटिक्स से आगे बढ़ाते हैं, फिर न्यूमेरिकल करते हैं 2-4। फिर बड़ा नेक्स्ट इंटीग्रल डी कॉस थीटा। पीछे पेज पर लगने की जरूरत नहीं, डी का फॉर्मूला याद है आपको,
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और कॉस थीटा। अच्छा एक चीज देखते हैं, इसमें कांस्टेंट क्या है? जो कांस्टेंट है वो बाहर जाएगा, लेकिन मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि कांस्टेंट है ये 1/4πε0 कांस्टेंट है, q/2a आर स्क्वायर कॉस थीटा सब कांस्टेंट है, इंटीग्रल डीएल। अब मेरे को प्रूव करना है q कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है और a कांस्टेंट है। चलो आप बताइए, चार चीजें ये सिर्फ हवा में प्रूव करनी है। a मुझे बताइए a क्या है? सर्किल की रेडियस। एलिमेंट ऊपर होगा तो वही है, एलिमेंट सामने होगा तो भी उतना ही है, एलिमेंट नीचे होगा तो भी उतना ही है और पीछे होगा तो भी उतना ही है। a इज अ कांस्टेंट। अब आते हैं r। मेरे बेटा r क्या है? dq से पॉइंट की डिस्टेंस। आप ये बताइए बेटा, ये रिंग है ax, ध्यान से एलिमेंट क्या है? ax, ये r। यदि एलिमेंट यहां है a सेंटर तक, x हाइट प्लस r, नीचे एलिमेंट है सेंटर तक a x और हाइट प्लस r। मुझे बताओ सब में परपेंडिकुलर a बेस x तो सब में हाइट प्लस r सेम होगा, तो r भी। और किसे प्रूव करना है मैंने? a कांस्टेंट r कांस्टेंट। अच्छा चार्ज ना इसे किसी ने दिया ना इससे लिया, तो चार्ज तो जो पहले है वही हमेशा रहेगा कांस्टेंट। अब आया थीटा। यदि मैं थीटा भी प्रूव कर दूं तो भाई मेरे डेरिवेशन के कहानी खत्म हो जाएगी। थीटा ये x और r के बीच का एंगल है। तुमने देखा चाहे यहां से ट्रायंगल बनाओ तो परपेंडिकुलर होगा a, बेस होगा x हाइट प्लस r। सामने से ट्रायंगल बनाओ परपेंडिकुलर a बेस x हाइट प्लस r। नीचे से बनाओ परपेंडिकुलर a बेस x हाइट प्लस r। कहीं से भी बनाओगे हर बार परपेंडिकुलर a बेस x हाइट प्लस r, तो हर बार थीटा सेम आएगा। जब थीटा सेम है तो कॉस थीटा सेम रहेगा, थीटा सेम है तो कॉस थीटा। तो मेरे बेटा कॉस थीटा सब कांस्टेंट है। अब रह गया इंटीग्रल डीएल, डेरिवेशन का सेकंड लास्ट स्टेप। इंटीग्रल डीएल यानी सारे डीएल का सम। बिल्कुल सही जवाब। पहला डीएल, दूसरा डीएल, तीसरा डीएल, चौथा डीएल, पांचवा डीएल, छठा डीएल, सारे डीएल का सम सरकमफ्रेंस। तो बताओ सारे डीएल का सम क्या बन गया? यानी कि 2πa। सारे डीएल का सम, ये बात समझ जाइए। तो मेरे बेटा इंटीग्रल डीएल मैं एक स्टेप उड़ा देता हूँ, इंटीग्रल डीएल की जगह लिख देता हूँ 2πa। अब 2πa से 2πa अपने घर जाइए बेटा। ई का फॉर्मूला बचा 1/4πε0 q cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि x अपॉन r, बेस है x हाइपोटेनस r, तो cos थीटा बन जाएगा बेटा x अपॉन r 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर इंटू x अपॉन r। तो ये मेरे पास बन जाता है 1/4πε0 qx अपॉन r क्यूब। बेटा अब r की वैल्यू चाहो तो रख दो, नहीं तो नहीं रखो। वैसे रख देते हैं क्योंकि अधिकतर बुक्स में फॉर्मूले में r रख दिया गया है। r किसके बराबर है? तो जवाब है ये था a, सॉरी ये था a, ये था x और ये था r। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। वैसे r इज इक्वल टू तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट यानी पावर हाफ, लेकिन क्यूब है तो 3/2। डेरिवेशन सवाल देख बेटा, मुझे पता है कि स्टेप समझ में आ गया। आप ये बताइए r किसके बराबर है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर हाफ, लेकिन क्यूब था तो 3/2। मैं ये कह रहा था कि वैसे तो मुझे पता है कि आपको समझ में स्टेप्स आ गए, लेकिन ये देखना है कि आप कितने % रिटेन कर पाए। तो हर रोज हर टॉपिक में तो नहीं कहता
इस टॉपिक को आप लिख करके देखिए, जहां तक जाए बोर्ड से देख लीजिए। अभी प्रैक्टिस हो जाएगी ना फाइनल, फिर घर पे करूंगा तो इसे रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ।